नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में मैं बात करूंगा एक ऐसे मुद्दे की जो बीते हफ्ते लगातार सुर्खियां बटोरता रहा, चर्चा में रहा, और वो था महिला आरक्षण का मुद्दा। संसद का विशेष सत्र भी हुआ, 5 दिन ये विशेष सत्र चला और आधी आबादी को पूरी आजादी, महिला सशक्तिकरण पर जोर डालती दिखी तमाम राजनीतिक जमात। महिला आरक्षण बिल लोकसभा और फिर राज्यसभा में पास भी हो गया। 27 साल का वनवास खत्म हो गया। लेकिन क्या यह लागू हो पाएगा? कानून तो बन गया, लागू हो पाएगा? और उससे भी अहम सवाल, कब लागू होगा? इसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। लेकिन पोस्चरिंग लगातार होती दिखी, जो ताल ठोकने की बात होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिल तो कई बार पेश किया गया, लेकिन ईश्वर ने हमें चुना। गृह मंत्री अमित शाह बोले, हमारे लिए राजनीति नहीं, यह मान्यता का मुद्दा है। अब यहां पर यह गौर करने वाली बात है, जब हम महिला आरक्षण की बात करते हैं, यह आरक्षण सिर्फ और सिर्फ लोकसभा सीटों के लिए महदूद है। आज की तारीख में 82 महिला सांसद हैं। 2019 में दरअसल 78 चुनकर आई थी। यह लगभग 15% हो जाता है। अब 33% होंगी, यानी कि 181। उसमें पेच है, वो आगे मैं आपको समझाऊंगा, पहले भी समझाया। पर सरकार कह रही है, बीजेपी कह रही है, देखिए हम लेकर आए। सोनिया गांधी कह रहे हैं कि हम लेकर आए थे। दरअसल लेकर आए थे एचडी देवेगौड़ा। 2 सितंबर 1996 महिला आरक्षण बिल उनकी सरकार ने पेश किया था, पर इसमें पेच भी डाले गए। राहुल गांधी बोले, ओबीसी रिजर्वेशन के बिना बिल अधूरा, बिल को तुरंत लागू करो, क्योंकि ये बिल तब लागू होगा जब जनगणना पूरी हो जाएगी और फिर परिसीमन होगा। पर दरअसल संविधान का अनुच्छेद 82 ये कहता है कि परिसीमन के बाद का पहला सेंसस, यानी कि जनगणना, वो 2031 का है क्या? इसमें बहुत सारे खेल हैं, जो मैंने परतें आपके सामने कुछ दिन पहले खोली थी। तेजस्वी यादव इसीलिए कह रहे हैं कि लागू कब होगा किसी को पता नहीं। संजय सिंह कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, कि लागू होने में 15 से 20 साल लग जाएंगे। पर जनता क्या सोचती है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? है तो ये एक राजनीतिक कदम, रणनीति भी है इसमें। महिलाओं का भला भी हो जाएगा, पर राजनीतिक दल अपना भला भी चाहते हैं। तो हमने, एबीपी न्यूज ने सी वोटर से एक सर्वे करने को कहा। मिलकर यह सर्वे किया गया, ऑल इंडिया सर्वे। इस सर्वे में 5403 लोगों की राय ली गई और यह बिल्कुल त्वरित सर्वे है। विशेष सत्र खत्म होने के बाद कल, बीते कल की बात कर रहा हूं, शनिवार से आज दोपहर तक यह सर्वे किया गया है और इसमें जो गलती की गुंजाइश जो है वो ±3 से लेकर 5% की है। तो हमने सवाल क्या पूछा? बिना लार लपेट मैं ये चर्चा शुरू करने वाला हूं, और इससे पहले कि मेहमानों का परिचय कराऊं, और कोई राजनीतिक मेहमान नहीं, वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक हैं आज। ऐसे में आज का सीधा सवाल क्या है वो आपके सामने पेश कर देता हूं। महिला आरक्षण से किसको फायदा? अब किसको फायदा में राजनीतिक फायदा, किस पार्टी को फायदा, या महिलाओं का फायदा, या देश का फायदा? और महिला आरक्षण सियासत का पोस्ट डेटेड चेक, ये मैंने सवाल सुप्रिया सुले के बयान से चुराया है। ये बात भी बताने में मुझे कोई गुरेज नहीं। तो पहला सवाल हमने क्या पूछा? क्या आप लोकसभा विधानसभा में 33% महिलाओं के आरक्षण वाले बिल का समर्थन करते हैं? 75%, 3/4 लोगों ने कहा कि हां, हम इसका समर्थन करते हैं। यह अपने आप में एक बड़ा हार्टनिंग सा फिगर है। दिल खुश होता है कि महिलाओं को बराबरी का हक, समानता का हक देने के लिए देश की 3/4 जनता हामी भर रही है। तो हमारे एक्सपर्ट्स
क्या सोचते हैं इस बारे में। स्टूडियो में मेरे साथ विजय त्रिवेदी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं, राजनीतिक विश्लेषक अभय कुमार दुबे, हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा, जाने माने सोशल साइंटिस्ट प्रोफेसर बद्री नारायण, और इस पैनल में इकलौती महिला वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी। वो अभी जुड़ी नहीं है, सवाल की शुरुआत उनसे ही करना चाह रहा था, लेकिन विजय, महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, लोकसभा, ये अभी और कहीं तक नहीं है, ये भी हमें समझना चाहिए। 3/4 जनता का कहना कि हां मिलना चाहिए, ये एजेंट ऑफ चेंज के तौर पर जो इस कदम को देखा जा रहा है, वक्त बदल रहा है, मानस भी बदल रहा है क्या? ये जो आपने पहला सवाल पूछा और 75% लोग कह रहे हैं, यही कारण है जिसकी वजह से ये बिल सब राजनीतिक दलों ने पास कर दिया। जो 27 साल से जिस वजह से पास नहीं हो रहा था, जो एक बड़ी वजह ओबीसी की बताई गई थी, उस बिना ओबीसी के भी ये बिल पास हो गया, क्योंकि देश की 2/3 नहीं 3/4 आबादी चाहती है कि महिलाओं को बराबरी का हक मिले, और किसी राजनीतिक दल में अब ये हिम्मत नहीं थी। ये किसी एक पार्टी को क्रेडिट देने की बात नहीं है, बीजेपी ये सवाल भी पूछा, उस पर भी आगे आएंगे। लेकिन 75% जनता जब ये समझती है कि महिलाओं को बराबरी का हक मिलना चाहिए, तो राजनीतिक दलों की हिम्मत नहीं हो सकती कि वो इससे इतर जाएं। समझे, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। 27 साल में बहुत पानी बह गया। 27 साल पहले मैं तो उस पूरे बिल के साथ लंबे समय तक जुड़ा रहा। गीता मुखर्जी जब देवेगौड़ा साहब ने रखा था, और फिर गीता मुखर्जी कमेटी बनी, फिर कांग्रेस के वक्त में भी कमेटी बनी, वाजपेयी सरकार के वक्त में भी बड़ा काम हुआ इस पर, लेकिन वो क्यों नहीं पास हो पाया? क्योंकि उस समय ये माहौल नहीं बना था। तो आज ऐसा माहौल बन गया कि कोई राजनीतिक दल ये हिम्मत नहीं कर सकता। जिन लोगों ने इफ एंड बट्स भी लगाए, उन्होंने कहा कि हम ओबीसी के साथ जाना चाहिए था, बिल पास हो जाना चाहिए, जल्दी लागू हो जाना चाहिए, लेकिन समर्थन में किसी ने रोक नहीं लगाई। जो 2 वोट लोकसभा में AIMIM के खिलाफ हुए, उसमें भी ओवैसी साहब ने कहा कि हम इस बिल के विरोध में नहीं है, मुस्लिम महिलाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया, इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी ताकत है जनता की, और देश बदल रहा है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। महिला आरक्षण को समर्थन मिलता दिखा विनोद शर्मा, समर्थन तो मिला, पेंच थे वो छोटी मोटी बात अगर उसको मानकर चलें। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि वुमेन रिजर्वेशन, इज इट एन आइडिया दैट टाइम हैज कम, अब वक्त आ गया है और ये अब पीछे नहीं जाएगा, या अभी भी ये दूर की कौड़ी है, बावजूद इसके कि 3/4 जनता इसका समर्थन करती दिख रही है? देखिए, अच्छी शुरुआत है, लेकिन ये अधूरी शुरुआत, ये एक वादा है। मुझे कोई अन्यथा ना ले, ये कुछ उस तरह ही है, अन्यथा मत लीजिएगा मुझको, कुछ उस तरह ही है कि किसी एक महिला का शूटर जो उससे ब्याह करना चाहता है, वो कहता है कि 5 बरस की कोर्टशिप के बाद शादी करूंगा। अब बात यह है कि ये आज के दिन बिल लाने का तात्पर्य क्या था? आज के दिन बिल लाने का तात्पर्य यह था कि हर पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने समर्थन किया और जो लाई है, वो महिलाओं के साथ खड़ी हुई नजर आना चाहती है। महिलाएं हमारे देश में आज के दिन एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बन के उभरी हैं। वो घर से निकलकर वोट डालती है भारी मात्रा में। तो हर किसी को ये समझ में आ गया है कि ये एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसको लुभाए बिना सफल राजनीति इस देश में नहीं की जा सकती। तो उस लिहाज से जमाना बदल चुका है। और इसमें जो 96 में एक छोटी सी चीज और जोड़ दूं, पिछले कुछ सालों में हम देखें महिला वोटर्स पुरुष वोटरों के मुकाबले ज्यादा हिस्सेदारी करती दिख रही हैं, और कई राज्यों में तो 51 जो कुल मिलाकर चुनाव हुए 2014 से अब तक, 37 राज्यों में महिलाओं की हिस्सेदारी ज्यादा थी पुरुषों से, कई जगह 5 से 7% तक। इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य भी हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि महिलाएं अब सक्रिय हैं, अपनी अधिकारों को जानती हैं, वो अपनी छाप जो नई गवर्नमेंट्स बनती हैं उन पे लगाना चाहती हैं। और दूसरी बात, जो अफर्मेटिव एक्शन, जो स्पेशल स्कीम्स चल रही हैं, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी लाभार्थी
जात बोलती है, लाभार्थी जात बोलती है, उसमें बड़ा तबका जो है महिलाओं का है। खासकर वो महिलाएं जो गरीब महिलाएं हैं, जिनको सरकार की तरफ से मदद पहुंच रही है, भले ही वो अनाज के रूप में हो, भले ही वो कुकिंग गैस के रूप में हो, और वो अब समस्त भारत में हर तरह की सरकारें, भले ही वो राजस्थान की सरकार हो, कर्नाटक की सरकार हो, ममता जी की सरकार हो, नवीन बाबू की सरकार हो, हर तरफ ये एक कोशिश है कि हाथ बढ़ाया जाए महिलाओं की तरफ। लेकिन सवाल ये है आज के दिन कि क्या इस बिल को इतनी स्पेशल सेशन में लाने की कोशिश क्यों हुई, लाया क्यों गया स्पेशल सेशन में? तो विंटर सेशन में भी आ सकता था। सिर्फ इसलिए कि हेडलाइन मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी करना चाहती थी, वो ये दिखाना चाहती थी कि ये बिल लाने में पहल उन्होंने की है। हालांकि ये सबका साझा बिल है, इस देश का बिल है, इस देश की महिलाओं का बिल है, हर पार्टी ने समर्थन किया है। और जो सवाल उठाए विपक्ष ने कि ओबीसी में सब कोटा होना चाहिए, उसका जवाब ना तो अमित शाह जी ने दिया, ना किसी और प्रमुख नेता ने, और जो ये कि ट्रेजरी सवाल बेंचेस की तरफ से बोल रहा था, विनोद उसने शर्मा, इस मुद्दे पे विनोद कोई ये पेशरफ नहीं। ये सवाल हमने जनता से पूछा, और सवाल था क्या ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए भी महिला आरक्षण बिल में कोटा होना चाहिए था? और 52% लोग, अब यहां पर बहुमत से ऊपर ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि हां भाई कोटा तो होना चाहिए था। नहीं कहने वाले सिर्फ 30% हैं, 18% राय नहीं बना पाए। प्रोफेसर बद्री नारायण, ये सिर्फ कि जी हाँ महिला आरक्षण हम ले आए, पर 52% लोग ये भी कह रहे हैं भाई कोटा तो होना चाहिए। पिछड़ी वर्ग को, पिछड़ी जाति जो लाभार्थी वर्ग की बात कर रहे थे विनोद, उनके हकों को, उनके अधिकारों को भी साधना चाहिए। बिल्कुल संदीप जी, ये जो आपका आंकड़ा है वो कहता है, एकदम सही बयान कर रहा है कि एक चाहत है कि इसको जाति से भी जोड़ा जाए, यानी उसमें ओबीसी रिजर्वेशन हो। लेकिन एक जो बात अभी विनोद जी ने कही कि एक जो बेनिफिशियरी कॉन्शियसनेस विकसित हुआ है महिलाओं में, जो एक तरह से जाति के साथ भी चलता है और जाति को ट्रांसेंड भी कर जाता है। तो एक तरफ ये कहने वाले भी हो सकता है महिला आरक्षण पर वो सहमत हो, जो आपका पहला आंकड़ा बता रहा है कि महिला आरक्षण के पक्ष में बहुत सारे लोग हैं, उसमें ये भी शामिल है। तो दूसरी बात ये है कि जो ये बेनिफिशियरी कॉन्शियसनेस है, ये जब सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट पहुंच जाता है तो पॉलिटिकल एस्पिरेशन जग जाता है। और ये मुझे लगता है बीजेपी सरकार लगातार महसूस कर रही थी अपने कंस्टिट्यूएंसी में कि सिर्फ ये राशन, ये जो हमारा गैस, ये सब तो हो गया, इसके बाद क्या? इसके बाद एक नई आकांक्षा पैदा हुई है। प्रोफेसर बद्री नारायण, पंचायती राज में तो बहुत जगह 50% तक महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है, और वो शुरू हुआ था जी सरपंच पति, प्रधान पति वगैरह वगैरह, मतलब पति ही चलाते थे। पर वो वक्त भी अब गुजरा जमाना हो गया है। बहुत से इलाकों में है अभी, पर ज्यादातर इलाकों में अब गुजरा जमाना भी हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि सशक्तिकरण नहीं हो रहा है या उनको हिस्सेदारी, भागीदारी नहीं दी जा रही। नहीं, बिल्कुल सही है, लेकिन एक समय आप जब लोकल पॉलिटिक्स करते हैं तो उसके बाद बड़ी पॉलिटिक्स की चाह जगती है। तो अब उनमें ये चाह है कि भाई एमएलए बने, एमपी बने, पॉलिसी बनाए, मिनिस्टर बने। और दूसरी बात क्या है संदीप जी, कि ये जो महिलाएं हैं ये एक एजेंसी में बदल गई हैं, जो एक पॉलिटिकली कॉन्शियस एजेंसी। अब वो प्रधान पति वाला मामला नहीं चलेगा, इसमें से बहुत सेल्फ अपने डिसीजन ले रही हैं। आप देख रहे हैं मंत्री की वाइफ ने अपने को छोड़ दिया पति को, उत्तर प्रदेश में ये हुआ है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। तो एक नई एजेंसी, अब उसका ये इसलिए हुआ है क्योंकि शिक्षा उन तक पहुंची है, उन तक एक जो मिनिमम कंडीशन, एक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पहुंची है जहां से वो एस्पायर कर सकती है बड़ी पॉलिटिक्स के लिए। और बीजेपी एक कॉन्शियस एनालॉग पार्टी की तरह लगातार इसको ऑब्जर्व कर रही थी, और वो ऑब्जर्वेशन का परिणाम है कि उन्होंने ये पॉलिसी बनाई। ये बहुत फार रीचिंग डिसीजन है बीजेपी का। फार रीचिंग डिसीजन आप बता रहे हैं। नीरजा चौधरी भी जुड़ गई हैं। नीरजा, देखिए हमने 2 सवाल अभी जो दर्शकों और जनता से पूछे थे, उनके जवाब ये हैं कि महिला आरक्षण के पक्ष में 75% जनता है जितनों से हमने सवाल पूछे, और ओबीसी कोटा भी होना चाहिए ये कहने वाले 52% हैं। चर्चा आपके जुड़ने से पहले ये हो रही थी कि इट इज एन आइडिया दैट्स टाइम हैज कम।
तो अगर वक्त आ गया है तो एक वो होता है ना, द टेस्ट ऑफ द पुडिंग लाइज इन इट्स ईटिंग। हाथ कंगन को आरसी क्या, कथनी और करनी में फर्क भी नहीं होना चाहिए ना। अगर 28 कैबिनेट मंत्री हैं इस वक्त सरकार में, उसमें 2 ही महिलाएं हैं, जबकि सरकार यह ताल भी ठोकती है कि 29 ओबीसी मंत्री हैं हमारे। तो आप इस राजनीति को और महिला आरक्षण के वनवास खत्म होने को किस तरह से देखती हैं? देखिए, जहां तक महिला आरक्षण का सवाल है, ये बिल्कुल सही है, हाई टाइम इट हैपन। क्योंकि अगर 75 साल इंडिपेंडेंस के बाद 15% भी आपका लोकसभा में नहीं है रिजर्वेशन, 12% राज्यसभा में, 5% था 1952 में, 3 गुना भी आप नहीं पूरी तरह बढ़े हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, और आपको यहाँ यूएई का जैसा मुल्क, एक छोटी सी जानकारी दर्शकों को दे दूं, यूएई जैसे मुल्क में भी उनके निचले सदन में 50% महिलाएं हैं। अब पाकिस्तान में 20% बिल्कुल है, हैं। बांग्लादेश में 21% है, 140 देश आपसे बेहतर हैं विमेन्स रिप्रेजेंटेशन में। तो कहीं ना कहीं, और आपको याद होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था, तो महिलाओं की आवाज थी कि हमें कोटा नहीं चाहिए है, हम अपनी मेरिट पे आएंगे। पर किस तरह से दरवाजे बंद रहे महिलाओं के लिए, क्यों रहे, वो अलग विषय है। पर आरक्षण, हाई टाइम, टाइम हैज कम, ये बिल्कुल सही है। अब सवाल है ओबीसी महिला का, उसमें कोटा विद इन कोटा। अब ओबीसी को एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण होना चाहिए। मैं मानती हूँ, अफर्मेटिव एक्शन में मैं मानती हूँ, ओबीसी को कोटा मिला है गवर्नमेंट जॉब्स में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। 99 में वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो मंडल लागू हुआ, 27% रिजर्वेशन दिया जॉब्स में। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हुआ। लेकिन सवाल ये है कि ये किस दिशा में चीजों को ले जाएगा, उसमें उस पर सोचने की जरूरत है। एससी एसटी के लिए 1/3 कोटा औरतों के लिए कर दिया गया है, इस बिल में किया है। पर एससी एसटी के लिए पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में रिजर्वेशन है। गवर्नमेंट जॉब्स की बात नहीं कर रहे हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर, लेजिस्लेचर्स के अंदर कोटा है। उस कोटा का 1/3 महिलाओं के लिए कर दिया गया है। ओबीसी के लिए पार्लियामेंट और असेंबलीज में कोटा नहीं है। तो आज अगर आप कोटा, विमेन्स कोटा में ओबीसी महिलाओं को देंगे, तो कल पुरुष भी कहेंगे हमारा भी कोटा पार्लियामेंट और असेंबली में होना चाहिए। जैसे एससी एसटी के लिए 22% है, तो हमारे लिए कोटा होना चाहिए। अगर आप उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो 1931 और जातिगत जनगणना एक ऐसा मुद्दा है, विपक्ष उसको लगातार तूल दे रहा है। बहुत सी विपक्षी शासित राज्य सेंसस भी करा रहे हैं। हाँ, नहीं, सुनिए, इसका मतलब क्या होगा हाँ। कि 22% अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन एससी एसटी के लिए पार्लियामेंट और असेंबलीज में होगा। क्या 52% ओबीसी के लिए ईयरमार्क होगा? तकरीबन 75% तक आपकी पार्लियामेंट रिजर्व होगी। कल मुस्लिम्स भी कहेंगे, माइनॉरिटीज कहेंगी हमारा भी कोटा होना चाहिए। तो आप 8-9% ही रह जाएगा जो जनरल कोटा में पार्लियामेंट और असेंबलीज के लिए होगा। अगर इस रूट पे आप जाते हैं तो इसकी इम्प्लीकेशंस है, इट विल ओपन द पंडोरास बॉक्स। इसको आसान हिंदी भाषा में कह दूं, रायता फैलने की पूरी गुंजाइश है। पेंडोरास बॉक्स जो कह रहे हैं आप, जबरदस्त रायता फैल सकता है। तो सवाल है कि अगर आपको ओबीसी महिलाओं को सामने करना है, जो करना चाहिए, तो पॉलिटिकल पार्टीज और उनके लीडरशिप्स को ये करना होगा। आप कितनी टिकटें देंगे महिलाओं को? और आज मैं संदीप ये कहना चाहती हूँ, 15 साल पहले, आप 20 साल पहले ये कह सकते थे कि वो महिलाएं जो जीत सके वो इतनी नहीं है, उनकी क्षमता नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है। आज ये सत्य नहीं है, क्योंकि जो कि लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन दिया गया था 30 साल पहले,
पंचायतों में और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस में, उसकी वजह से 15 लाख महिलाएं तैयार बैठी हैं जिन्होंने लोकल लेवल की गवर्नेंस की है 30 साल से। पहले होता था पंचपति, हाँ ठीक है, लेटर हेड भी होता था पंचपति का, पर वो घूंघट उठते उठते अब उठ गया है। तो वो महिला तैयार है कि अब हम स्टेट असेंबलीज में रिप्रेजेंट करेंगे, पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करेंगे, और उसमें ओबीसी महिला, दलित महिला सब जुड़ी हुई हैं। और तो इसमें आज एक और महिला- कुछ और कई सवाल जुड़ जाते हैं। मैंने अभी रोके हुए हैं नीरजा, बहुत आपने कुछ सोचने लायक बयान आज दिए हैं। हमने अगला सवाल जो पूछा अब है वो ये कि महिला आरक्षण बिल पारित होने का चुनावी फायदा किसे मिलेगा। 36% कह रहे हैं एनडीए बाजी मार ले जाएगी, 21% इंडिया कह रहे हैं, दोनों को फायदा होगा। अब ये देखिए बड़ा दिलचस्प हो जाता है, वो है 19%, कोई किसी को भी फायदा नहीं होगा, 10%। इसे कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, आंकड़े ही बताते हैं कि इस सवाल पर जनता की राय स्पष्ट नहीं है। चूंकि एनडीए सत्ता में है और मोदी जी की शख्सियत उसमें शामिल है, जो लोकप्रिय नेता हैं, तो वो आंकड़ा थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिख रहा है। लेकिन आमतौर पर इस सवाल पर लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इससे किसको फायदा होगा, और इससे हम लोगों को कुछ सुराग मिलना चाहिए इस मसले पे सोचने का। देखिए, आमतौर पे जो डिस्कोर्स चलता है उसमें ये बात कही जाती है कि मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को पहले से ही महिलाओं के ज्यादा वोट मिलते हैं सारे देश के पैमाने पर। पहले कांग्रेस को मिलते थे, लेकिन अब इनको मिलने लगे हैं, तो पहले ही से उस मामले में आगे हैं। और अब वो स्त्रियों को आरक्षण दे दिया उन्हें, तो अब वो वोट उनके लिए और भी ज्यादा मजबूत होगा। यहां पे मैंने इस मसले पे थोड़ा 2014 में जी। 26-28% जो आंकड़ा था महिलाओं का समर्थन जो बीजेपी को मिला, वो बढ़कर 36-38% जी, ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। 2019 36% वोट मिले, जी 36% वोट मिले बीजेपी। एग्जैक्टली नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इस आंकड़े को ध्यान से देखें और ये पता लगाएं कि 36% जो बढ़ा हुआ वोट है वो बीजेपी को कहां से मिला। देश तो बहुत बड़ा है ना, और तरह तरह के राज्य हैं इस देश में, तो भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं का ज्यादातर बढ़ा हुआ वोट वहां से मिला है जहां उसका संगठन मजबूत है, जहां वो चुनाव जीतने की स्थिति में रहती है या सत्ता की होड़ में प्रमुख है, मतलब वहां से वोट मिला है। लेकिन जहां पर भारतीय जनता पार्टी को, खासतौर से लोकसभा में, अगर आप विधानसभा में जाएंगे तो ऐसे कई राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को कम वोट मिलता है महिलाओं का, और जो विपक्षी दल हैं उनको ज्यादा वोट मिलता है। तो दिल्ली विधानसभा में ही देख लीजिए, आम आदमी पार्टी को भाजपा 60% बहुत ज्यादा वोट मिला। आम आदमी पार्टी को 60%, हाँ, 60%। पश्चिम बंगाल में 52% ममता बनर्जी के साथ थे। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो लोग ये तर्क देते हैं कि सारा फायदा भाजपा को होगा या नरेंद्र मोदी को होगा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तमिलनाडु की महिलाएं भाजपा को वोट देना शुरू कर देंगी? पंजाब की महिलाएं क्या भाजपा को वोट देना शुरू कर देंगी? क्या पश्चिम बंगाल की महिलाएं भाजपा को वोट देना शुरू कर देंगी? इसीलिए दोनों को और किसी को नहीं जोड़ दें तो ये 1/3 आबादी हो वही मैं जाती कह है। रहा हूं। देखिए, ये सिद्धांत जिसने आरक्षण दिया है, आरक्षण पाने वाला उसका वोटर हो जाएगा, ये सिद्धांत उचित नहीं है। वीपी सिंह ने पिछड़ों को आरक्षण दिया था, पिछड़े वीपी सिंह के वोटर कभी नहीं हुए। इसका एक दूसरा पहलू भी है। अटल बिहारी वाजपेयी ने राजस्थान के जाटों को आरक्षण दिया था, लेकिन जाट भाजपा को वोट देने लगे। तो ये कहीं होता है और कहीं नहीं होता है। तो इसमें अगला सवाल, विनोद शर्मा, क्या आपको लगता है कि महिला आरक्षण बिल महज राजनीति है? ये हमने सवाल पूछा। हां कहने वाले 43%, 43%, नहीं कहने वाले 45%। मतलब ये इवन स्टीवन वाला यहां पर खेल हो रहा है। तो ये राजनीति भी लोग मान रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं भाई, राजनीति तो राजनेताओं का काम ही है करना, कुछ बदल भी रहा है तो बदलने दीजिए। इसमें सवाल अटकते हैं लागू होने के भी, कि बिल पास होना और लागू होना, क्या वो अंतर जनता भी समझ पा रही है? इन आंकड़ों से क्या हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं? जब इलेक्शन होंगे, जब कैंपेन होगा, तो जनता को समझाया जाएगा ना। आज के दिन इट्स अ पाई इन द स्काई, आसमान पे एक टुकड़ी से एक पेड़े का टुकड़ा लटका हुआ है और ये दिखाया जा रहा है कि आपको दे दिया गया। नीरजा मेरी मित्र कह रही थी कि ओबीसी वालों को पार्लियामेंट में आरक्षण नहीं है, तो इसलिए उनकी महिलाओं को क्यों मिलेगा या कैसे मिलेगा? तो महिलाएं जो ओबीसी है वो डबल जियोपार्डी झेलेंगी।
जिस तरह से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, देखिए अगर आपने कानून बदलना, आईन बदलना है तो दुरुस्त तरीके से बदलिए ना। जिस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने शेड्यूल ट्राइब्स को और शेड्यूल कास्ट को, वो जो थी उनको एक क्लास मान के अफर्मेटिव एक्शन दिया, इन कास्ट को क्लास मान के अफर्मेटिव एक्शन दिया गया। महिलाओं को क्यों नहीं क्लास मान के अफर्मेटिव एक्शन दिया जा सकता? अक्रॉस कास्ट, अक्रॉस द स्पेक्ट्रम क्यों नहीं दिया जा सकता? देखिए अगर कुछ कर गुजरने पे उतरे हैं आप, तो फिर बहाने मत बनाइए। ये मत कहिए कि भैया उनको तो आरक्षण नहीं है पार्लियामेंट में, तो महिलाएं भी बाहर बैठे हैं उनकी। जब शरद यादव ने परकटी बात की थी, ही वॉज ग्रॉसली मिसअंडरस्टूड, लेकिन आज शरद यादव लग रहे हैं कि प्रॉफिटिक थे, क्योंकि सब मान रहे हैं इस बात को कि ओबीसी की महिलाओं के लिए अलग आरक्षण होना चाहिए। क्यों मान रहे हैं आज के दिन? सरकार कर नहीं रही, मान नहीं रही, लेकिन कह भी नहीं रही, चुप है उस मसले पे। तो मेरा यह मानना है कि विमेन शुड बी ट्रीटेड एज अ क्लास, वीकर सेक्शन है हमारे देश का। और दूसरा कि आप कहते हैं कि 75% जो है आरक्षण हो जाएगा। जी हाँ, हो जाएगा। अभी आरक्षण नहीं है क्या? जो बचा हुआ है आरक्षण से, वो सवर्णों के लिए नहीं है क्या आरक्षण? जो जनरल कैटेगरी है, क्या वो फॉरवर्ड कास्ट के लिए नहीं है आरक्षण? अरे डिपेंड करता है कि विच साइड यू वांट टू आर्ग्यू एंड विच अगेंस्ट विच यू वांट टू आर्ग्यू। मेरा आज के दिन कहना है कि हम इस बात में ना फंसे कि क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता। Women should be declared a class in this country, which needs help, which needs promotion. और उसमें in any पिछड़ी progressive जाति state. की दिया महिलाएं पाकिस्तान भी का आ नाम जाती किसी ने हैं। आप कुछ पाकिस्तान जोड़ना में चाह रहे थे, फिर आपसे मैं सवाल भी पूछूंगा। जी। विजय, मैं क्विक दो- पहले रिस्पॉन्स आप करना दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो ये समझ लें कि ये जब लागू होगा, जब नहीं लागू होगा, वो तो अलग बात है, उस पर क्या बात होगी। लेकिन इसे कहना कि ये सिर्फ वादा है, पॉलिटिकल ड्रामा है, जो भी कह लें, कुछ भी बात कहें या पोस्ट डेटेड चेक कहें, क्या एक सवाल है कि क्या इस बिल को कोई भी सरकार आए 2024 में बदल सकती है? मतलब रिवर्ट कर सकते हैं कि हम महिलाओं को आरक्षण नहीं देंगे? ये बात तो उसमें कल तय संशोधन हो। कर सकती है? संशोधन तो नहीं, संशोधन को आप बदल भी सकते हो, लेकिन क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी की, किसी सरकार की हिम्मत हो सकती है कि ये जो 33% आरक्षण दिया गया है, इसे रोक दे, बंद कर दे, नहीं दे? नहीं हो सकता ना। तो इसलिए सिर्फ वादा कहना, इसे पोस्ट डेटेड चेक कहना, इस फैसले का अपमान करना है। 27 साल हमने देखा है हाँ, 27 महिला साल। आरक्षण विधेयक लेकिन जब लटका पास रहा। लटका रहा ना, जब आज पास हो गया ना, क्या पास आप इसे होने के बैक- बाद लागू कब होगा? नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ये 33% तो गारंटी हो गई ना। इससे जुड़ा हमने सवाल पूछा दरअसल। 33% एक इसकी मिनट, गारंटी हाँ, हो वो गई। आपकी बात सही है विजय। क्या जनगणना परिसीमन का इंतजार किए बिना, सेंसस और डीलिमिटेशन का इंतजार किए बिना महिला आरक्षण तुरंत लागू करना चाहिए? हां कहने वाले 60% हैं। जी ठीक है। तो ये अगर इफ वी आर सीरियस, हम गंभीर हैं, तो इसको लागू कर दीजिए ना, क्योंकि जनगणना तो मई के बाद शुरू हो जाएगी, कोविड के चलते नहीं हो पाई। वो जनगणना 2 से 2.5 साल लगते हैं। परिसीमन शुरू होगा 2026 में। संविधान का अनुच्छेद जिसको संशोधित किया गया 2002 में, वो कहता है कि 2026 का परिसीमन उस जनगणना के आधार पर होगा जो 2026 के बाद पहली जनगणना होगी। वो तो फिर 2031 में होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बताऊं आपको। हाँ। 2000 परिसीमन तो जनगणना के बाद ही हो सकता है, पहले कैसे होगा? नहीं 2000 उसमें नहीं, आप समझिए मेरी बात हाँ, को। हाँ। परिसीमन जनगणना के बाद होने का तो कोई मतलब भी नहीं है। परिसीमन तो उस जनगणना जो भी लास्ट उसके पास हुई है। नहीं, उसका मैंने कानून कई बार मैंने उसका अध्ययन किया, साफ उसमें मुझे लाइन बताइए ये कि है, 2031 द की फर्स्ट जनगणना- सेंसस आफ्टर 2026। इसमें मैं ये बता रहा हूं कि 26 के लिए अभी जो जनगणना जो नहीं हुई, जो हो जानी चाहिए थी, उस जनगणना को 2026 में ये आएगी आपके पास। अब जब नहीं, वो आधार नहीं हो सकती मैं ना। बता रहा हूं, नहीं वही आधार बनेगी। अब उसमें फिर ठीक है, संशोधन क्योंकि- करना पड़ेगा। नहीं, दूसरी बात कि 2021 परिसीमन का मतलब ही क्या है? परिसीमन का मतलब है कि जो मौजूदा आबादी है उसके आधार पे किया जाए। 2002 में क्यों नहीं किया गया था? उसका एक कारण मैं बता दूं आपको। उस समय दक्षिण और उत्तर का जो भेद था वो बड़ा फर्क पड़ रहा था कि आबादी वो के भेद आसार- तो आज भी है। वो आज भी है। इसी नहीं, वो बढ़ उस गया। कि वजह से रोका भाई गया। जनसंख्या जहां ज्यादा रफ्तार से बढ़ हाँ, रही तो है, उसी वजह से मैं उस डर उनको के- इनाम दिया जा रहा है और जो नियंत्रण कर रहे हैं उन पर डंडा मारा उस जा रहा है। पर रोका गया। हाँ।
मैं ये कह रहा हूँ कि इस बात से मैं सहमत हूँ कि इसको पहले कर लेना चाहिए था, 2024 में ही लागू कर ले, नहीं, लेकिन उसका परिसीमन लागू होने में भी मतलब 2002 में शुरू हुआ, 2007 में वो रिपोर्ट तैयार हुई, संसद में 2008 में पेश हुई, 6 साल लग गए थे। सर ये तो पॉलिटिकल विल की बात, उसको भी नहीं लागू किया ना, हमने रोक दिया था उस परिसीमन को भी। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि या तो ये 2024 में लागू कर लेते, लेकिन इसका पॉलिटिकल इंप्लीकेशन क्या आप समझ रहे हैं, क्यों नहीं किया गया होगा सरकार ने? ये सरकार क्या चाहती नहीं है कि महिलाओं को ना मिले? वो भी चाहती है कि हो जाता तो उनके फायदा हो जाता, लेकिन नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार को लगा कि 543 सीटों में से 131 सीटें तो SC ST की निकाल दीजिए आप, ठीक है, बाकी सीटों में से आपने 33% रिजर्वेशन किया 181 सीटों का, ठीक है, तो वो टोटल मिलकर 266 सीट बचती हैं जनरल। अब वो कोई पॉलिटिकल पार्टी, मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए कहें हम, जो उन्होंने फैसला किया, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस गृह युद्ध को झेलने के लिए तैयार थी कि जो 303 और 450 सीटों पर टिकट हैं पुरुषों के, उनको 266 सीटों पर लिया है ना? इसलिए वो परिसीमन में क्या होगा, परिसीमन का फायदा मैं बता रहा हूँ आपको, परिसीमन में 850 सीटें हो रही हैं। हाँ। टोटल आज की आबादी के हिसाब से देखा जाए तो वो 15 लाख की आबादी पर यदि देखा जाए तो 850 जब सीटें हो जाएगी तो 131 वो और ये तो वो 181 2029 का चुनाव होगा या मैं ये बताऊं, 2034 मैं का? कह रहा हूँ वो 540 सीटें ही बचेंगी आपके पास लोकसभा की। अच्छा, तो आप पुरुषों को नाराज भी नहीं कर रहे हो और महिलाओं के लिए आपने जगह बना दी। तत्काल लागू कर देना चाहिए। और फिर प्रोफेसर बद्री नारायण, तत्काल लागू कर देना चाहिए। 55% कहते हैं, ये क्यों मीन में, एक पेंच में, खामखा के कलेश में क्यों फंस रहे हैं? सीधा लागू कर दीजिए। बिल्कुल संदीप जी, मुझे लगता है यही होगा कि भले ही ये विधिवत लागू होने में विधान के अनुसार 2029 हो जाए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज पर इतना परसेप्शनल प्रेशर आ जाएगा कि वो पहले से ही इसको लागू करना शुरू कर देंगे। अपने यहाँ वो अभी से ही विमेन लीडर्स को कल्टीवेट करना, यानी कल्टीवेटेड हैं तो उनको आइडेंटिफाई करना, उनके क्लेम्स को रिस्पॉन्ड करना, उनको टिकट देना पहले से ही शुरू कर देंगे। तो ये बहुत बड़ा एक परसेप्शनल शिफ्ट है संदीप जी, और ये कोई भी राजनीतिक दल इससे बच नहीं पाएगी, और मेल सेंटर्डनेस तो खत्म हो जाएगी। मतलब वो कोई चिंता की बात ही नहीं। जो बीजेपी अभी राजस्थान का ही उदाहरण ले लें तो वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनने वाली है। बन सकती है, मुझे नहीं पता इंटरनल क्या है पॉलिटिक्स, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि विमेन एज ए क्लास अगर मान लिया जाए तो ये जाति का सवाल ही नहीं उठनी चाहिए। लेकिन ओबीसी का जो ये डिमांड आया है, अगर ये मान लीजिए सरकार मानती तो आप जो कह रहे थे ना, पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगी। फिर क्या होगा कि एमबीसी के लिए अलग दीजिए, उसमें 18 जो हमारे विश्वकर्मा समुदाय के लिए अलग दीजिए, बहुत सारे सब सेक्शंस पैदा हो गए हैं। तो मुझे लगता है विमेन को एक विमेन के रूप में एड्रेस किया जाए, एक क्लास के रूप में, और जो जो वहां इनविजिबिलिटी बहुत है, अभी वहां पर वो कैपेसिटी नहीं डेवलप हुई है पूरी तरह से, तो वहां के लिए लाजमी है। लेकिन ओबीसी के लिए अगर इसको लाजमी कहा जाए तो मुझे लगता है कि वो सही नहीं है। और ये अभी जो जिस तरह से गवर्नमेंट ने इसको किया है, और देखिए कह रहे थे विजय जी, कोई भी सरकार, किसी में हिम्मत नहीं है, जैसे कि रिजर्वेशन को नहीं बदल सकती, किसी भी रिजर्वेशन को, वैसे विमेन रिजर्वेशन को तो नहीं बदल सकते, पर इसमें पिछड़ी जाति का पेंच तो है ही। अगला एक और सवाल हमने पूछा था, और सवाल क्या है, पीसीआर थोड़ा गौर कीजिएगा, क्या महिला आरक्षण लागू करने में जनगणना और परिसीमन की शर्त इस मामले में सरकार की मंशा पर संदेह पैदा करती है? 40% कह रहे हैं हाँ, 40% कह रहे हैं नहीं, बराबर बटे हुए हैं। मतलब सरकार की मंशा पर शक करने वाले भी हैं और नियत साफ मानने वाले भी उतने ही हैं। अब देखिए, वैसे तो मैं आमतौर पर विनोद जी की बात से सहमत रहता हूं मोटे तौर पर, लेकिन आज मैं नीरजा जी की बात से ज़्यादा सहमत लग रहा हूं। नीरजा जी ने जो बात कही है वो एक सवाल ही उठाता है, आपकी सवाल का भी जवाब दूंगा, वो सवाल ही उठाता है कि क्या भारत के पिछड़े वर्ग को, पिछड़ी जातियों को राजनीतिक सशक्तिकरण की ज़रूरत है, उन्हें नौकरियों में सशक्तिकरण की ज़रूरत है, उन्हें शिक्षा में सशक्तिकरण की ज़रूरत है। इससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। वहाँ उनको आरक्षण मिल रहा है और भी मिलना चाहिए, थोड़ा बहुत और ज़्यादा भी दिया जाए, उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन क्या उन्हें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की ज़रूरत है? संविधान ने भी उनको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, उनके लिए निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित करने से इनकार कर दिया था संविधान सभा ने। और देखिए, बिना उन्हें कभी, उनके लिए निर्वाचन क्षेत्र कभी आरक्षित नहीं रहे। 1990 के मंडल कमीशन की रिपोर्ट स्वीकार किए जाने से पहले ही वो राजनीतिक रूप से बहुत सशक्त हो चुके थे।
और आज उससे भी ज्यादा सशक्त हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी का पूरा ओबीसीआइजेशन हो चुका है। जो देश में सत्ताधारी पार्टी, उसके बारे में माना जाता है कि अभी निकट भविष्य में भी शायद सत्ता से वो ना हटे। तो ये तो स्थिति है। देश की हर पार्टी ओबीसी ओबीसी का तराना गा रही है। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो ओबीसी का तराना नहीं गा रही हो। उनको राजनीतिक निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण नहीं चाहिए, उनको नहीं दिया जाना चाहिए। मैं नीरजा चौधरी की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। यह संविधान के उसूल के खिलाफ है और किसी भी किस्म के जो पहले से सशक्त है उसको आप और क्यों सशक्त कर रहे हैं। जहां तक ओबीसी महिलाओं को, आप बेरोजी ने कहा डबल जेपार्डी होगी, ओबीसी महिलाओं को सशक्त करने का सवाल है। ये तो उन तमाम पार्टियों की जिम्मेदारी है कि वो ओबीसी महिलाओं को टिकट दें, और उन पार्टियों की खासतौर से जिम्मेदारी है जो अपने आप को सामाजिक न्याय की पार्टियां कहती हैं, जो ओबीसी आधारित पार्टियां हैं, उनको चाहिए कि बड़े पैमाने पर ओबीसी महिलाओं को टिकट दें, और दूसरे पार्टियों को भी ओबीसी महिलाओं को टिकट देना चाहिए। ये सवाल हमने पूछा जनता से। नीरजा, महिला आरक्षण बिल के लागू होने का इंतजार करने की जगह या के बजाय पार्टियों को चुनाव में 33% महिला उम्मीदवार उतारने चाहिए। 68%, 2/3 से ज्यादा जनसंख्या जिनसे हमने ये सवाल पूछा वो कह रहे हैं कि हां, ये पार्टियां खुद भी तो कर सकती हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। अब प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये पहल की थी उत्तर प्रदेश में, 40% टिकटें देनी चाहिए महिलाओं को, और दी थी। 2.25% वोट बैंक रह गया, पर उसका एक परिणाम ये भी था। लेकिन मुझे लगता है बहुत जल्दी हार मान ली, क्योंकि अगर पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है तो चाहे पुरुषों का करेंगे महिलाओं को करेंगे, वही स्थिति होने वाली है। तो असली मुद्दा यूपी में कांग्रेस के लिए ऑर्गेनाइजेशन है। तो महिला की तरफ बढ़ना ये बहुत अच्छी रणनीति थी कांग्रेस की और प्रियंका गांधी की। लेकिन जो आप सवाल कर रहे हैं ना, मेन मुद्दा जो है कि क्या आप 2029 मोस्ट लाइकली 2034 तक वेट करेंगे अगर आप करना चाहते हैं तो ये तो वो हुआ ना कि आप कह रहे हैं मुझे महिला को हम आपको सब्सिडाइज गैस सिलेंडर देंगे, जनधन अकाउंट मेरा खोलेंगे, लेकिन हम 5 या 10 साल बाद देंगे। तो पोस्ट डेटेड चेक हो गया। हाँ, एक ही डिफरेंस है कि पार्लियामेंट ने इस बार कमिट किया है, और ये डिफरेंस भी है कि चलो 10 साल के बाद तो होगा, 27 साल तो नहीं लगेंगे। ये कॉन्सोलेशन। मैं सुष्मिता देव को मैंने न्योता दिया था, नीरजा राज्यसभा सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस की। तृणमूल काफी तादाद में महिला उम्मीदवार उतारता है। मैंने ये सवाल पूछा था उनसे, तो नीरजा उन्होंने कहा कि देखिए हम तो बढ़ा दें और तादाद महिला उम्मीदवारों की, पर अगर सामने पुरुष खड़ा होगा तो उसके पास एक अनफेयर एडवांटेज होती है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड पर ही हो पाएगा, तभी राजनीतिक दल उम्मीदवार अपने आप स्वतः उम्मीदवारी बढ़ाने लगेंगे, चाहे कानून लागू हो या ना हो। नहीं, पर अब देखिए ममता बनर्जी ने 37% लागू कर दिया है ना, सक्सेसफुल होके आई है ना वो। और ये कहना आज की स्थिति में, कल की स्थिति में शायद ये सही था। और पार्टीज अगर फैमिली महिलाओं को ही पसंद करेंगी, कामकाजी महिलाओं के बारे में कहा जाता है, ऑर्डिनरी लोगों के बारे में कहा जाता है, पर एक्चुअल टिकट्स फैमिली मेंबर्स को दिए जाते हैं। ये सब पार्टीज में है। तो फिर ये रस्म अदायगी बनकर रह जाएगी। हासिल इसका क्या होगा? पर इसमें एक सवाल, और क्योंकि मेरे पास ऐसे धुरंधर बैठे हुए हैं तो ब्रेक के बाद मैं सवाल पूछूंगा, लागू कब होगा? या ये पोस्ट डेटेड चेक ही है, अधर में लटका रहेगा क्या सालों साल तक? बात हो रही है महिला आरक्षण की। वक्त का तकाजा है, समय आ गया है, समय की मांग है, राजनीतिक आम सहमति बन रही है और जनता भी इसके साथ है। बिल पास भी हो गया है, अब यह लागू कब होगा? अब सवाल देखिए, आपके सर्वे में 60% लोग कह रहे हैं कि फौरन लागू होना चाहिए। मैं भी इन 60% लोगों में शामिल हूं। लेकिन इसी के साथ मैं अपने आप से ये सवाल भी पूछता हूं कि आखिरकार मैं कैसे तय करूंगा कि कौन कौन वो 1/3 निर्वाचन क्षेत्र कौन से होंगे? आंख बंद करके तो नहीं तय किया जा सकता। ये इसकी कोई पद्धति होगी, कोई संस्था होगी जो इस काम को करेगी, कोई सिस्टम होगा इसके तहत ये काम होगा। इसलिए जनगणना और परिसीमन आयोग के साथ इस चीज को जोड़ा गया है। अब इसमें किसी तरीके से कोशिश ही होनी चाहिए कि बजाय इसके कि इतना लंबा टले ये, इसको कानून बना के या कोई कानूनी हस्तक्षेप करके, विधायी हस्तक्षेप करके इसको पीछे खींचना चाहिए। डेडलाइन सेट होनी चाहिए क्या? डेडलाइन सेट होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है 2024 में नहीं हो सकता। जैसे
चर्चा अभी हुई कि रैंडम भी करना होगा, तो रैंडम कर दिया, फिर ये होगा पॉलिटिक्स भी किसने किसको सीट को कर दिया, किसको नहीं कर दिया। इसलिए उसका एक जुडिशियल सिस्टम हो जिसको कोई कानूनी तौर पे चुनौती नहीं दे सके। 2029 की भी डेडलाइन तय हो जाए ना। अभी शंका हम लोगों की क्या है कि ये 2029 में भी लागू होगा कि नहीं होगा। और 2029 हम क्यों कह रहे हैं, 2029 से पहले, क्योंकि उसमें आपने एक बात मैं करेक्ट कर दूं, वो विधानसभा में भी लागू होगा। ये केवल लोकसभा के लिए नहीं है। ये चुनी हुई संस्थाओं, मतलब लोकसभा और विधानसभा, राज्यसभा और विधान परिषदों के लिए नहीं है। हाँ, तो लोकसभा और विधानसभाओं में लागू होगा और उसमें कोई शर्त नहीं है। यदि मान लीजिए ये प्रोसेस पूरा हो जाए, तो जब भी पूरा हो जाए तो 2029 का इंतजार की जरूरत है। 2029 की डेडलाइन रखनी चाहिए। लागू करना है 2029 लागू। ठीक है deadline प्रोफेसर रखनी बद्री चाहिए। नारायण, छोटे से मैं जवाब चाहूंगा, ये लागू कब होगा? देखिए संदीप जी, ये 2029 तक तो लागू करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा प्रेशर पॉलिटिकल पार्टीज पे आ जाएंगी कि किसी की भी नैया बिना इसके 2029 में पार नहीं होगी। और इनफॉर्मली अभी से ही विभिन्न चुनावों में आप देखिएगा महिलाओं को टिकट देने की प्रक्रिया बढ़ेगी, क्योंकि एक अभी से ही शुरुआत हो जाएगी। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को करने में, जैसा कि हमारे अन्य पैनलिस्ट कह रहे हैं कि एक सिस्टम करना पड़ेगा, एक सिस्टम परिसीमन का बनाना issue पड़ेगा। आएगा। कौन बनाएगा लेकिन सिस्टम? 2029 बनेगा, दर में लटक से जाएगा। विनोद ऐसे शर्मा, नहीं प्लीज विनोद शर्मा को लाइए स्क्रीन पर। हाँ, देखिए बात यह है कि जो डिलिमिटेशन है वो 26 तक फ्रोजन है। अब वो पत्थर पे लकीर तो है नहीं। जिस तरह से फ्रीज किया गया उसी तरह से डी फ्रीज किया जा सकता है, क्योंकि सब लोग एक राय के हैं। सब लोग ये भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो। तो उसको अगर आप डी फ्रीज कर दें और तुरंत आप एक सेंसस शुरू कर दें जिसके बेसिस पे परिसीमन होगा, लेकिन इसमें एक भारी गुत्थी होगी कि क्या हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इट हैज बीन इवनली स्प्रेड अक्रॉस इंडिया। क्योंकि जो स्टेट्स हैं जिन्होंने फैमिली प्लानिंग में बड़े सुचारू रूप से काम किया है, साउथ में वो स्टेट्स आती हैं, और वो ऐसी स्टेट्स यूपी और बिहार जहां पर बीजेपी समझती है कि उसकी महारत है, वहां पर बहुत मजे में तो परिसीमन का ये पेच भी है कि जहां पर काम अच्छा किया है उनको डंडा पड़ जाए, उनकी सीटें कम हो जाएं। जहां एक्सप्लोजन हो रही है वहां पर आपकी सीटें बढ़ा दी जाएं। तो ये पेच है, पर ये पेच तो हटाए जा सकते हैं। जैसा विनोद शर्मा ने कहा, फ्रीज कर रखी है तो डी फ्रीज करने के लिए, डी फ्रॉस्ट करने के लिए भी मैकेनिज्म बनाए जा सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।